नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं और आप सभी श्रोताओं से गुजारिश है कि इस न्यूज को प्यार से एक लाइक जरूर करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह का बेहतरीन तरोताज़ा न्यूज लाते रहेंगे। खासकर आप किस क्षेत्रों से न्यूज देखना पसंद करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलते हैं खबर की ओर। हरियाणा और आंध्र प्रदेश के बाद झारखंड भी प्राइवेट नौकरी में रिजर्वेशन देने की तैयारी में। जानिए सीएम हेमंत सोरेन की योजना। झारखंड में निजी क्षेत्र में अब 75% स्थानीय लोगों की नियुक्ति अनिवार्य होगी, जबकि राज्य के निवासी तकनीकी रूप से प्रशिक्षित एवं प्रमाणित युवकों युवतियों जो लघु या दीर्घ अवधि के लिए भी किसी भी रोजगार या स्वरोजगार से नहीं जुड़े हो, उन्हें अब 5 से 7 हजार रुपये तक प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। राज्य कैबिनेट ने शुक्रवार को श्रम रोजगार प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग द्वारा तैयार इससे संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है। ईडी ने झारखंड की कंपनी उसके निदेशकों की 100 से अधिक अचल संपत्ति हुई कुर्क। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने झारखंड की कंपनी उसके निदेशकों और उनके परिवार के सदस्यों की 55 करोड़ रुपए मूल्य से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। उन पर कई निदेशकों को भूखंड दिलाने का वादा कर उनसे ठगी करने का आरोप है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार को एक बयान में यह जानकारी दी कि कुर्क की गई संपत्ति में 102 अचल संपत्ति शामिल है। धन शोधन रोकथाम कानून की विभिन्न धाराओं के तहत संजीवनी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है, ईडी के बयान में कहा गया है। बॉल में झारखंड का शानदार आगाज। मेजबान झारखंड समेत गुजरात, असम, केरल, राजस्थान, यूपी और जम्मू व कश्मीर ने शुक्रवार को 17वीं सीनियर राष्ट्रीय खेल बॉल चैंपियनशिप में विजय अभियान शुरू किया। पुरुष वर्ग में झारखंड, यूपी, राजस्थान, असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी ने जीत से आगाज किया। पारा शिक्षक हेमंत सोरेन सरकार आमने सामने, 15 से आर पार की लड़ाई। हेमंत सोरेन सरकार के पारा शिक्षकों ने स्थानीयकरण, वेतनमान व अन्य मांगों को लेकर एक बार फिर आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया है। इसके तहत पारा शिक्षक 15 से 19 मार्च तक विधानसभा का घेराव करेंगे। प्रत्येक दिन निर्धारित जिलों के पारा शिक्षक इस घेराव कार्यक्रम में शामिल होंगे। इधर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इनके बारे में बार के आंदोलन की पर गंभीरता से लिया है। झारखंड ने एक तरफा मुकाबले में महाराष्ट्र को 10-0 से रौंदा। फूलमणि घेमरा ने 3 और पूर्णिमा बरवा ने 2 गोल किए। राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए 20वें मैच में झारखंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महाराष्ट्र को एक तरफा मुकाबले में 10-0 से हराया। इस मुकाबले में झारखंड की टीम शुरू से महाराष्ट्र पर हावी रही। झारखंड टीम की फूलमणि घेमरा ने 2, 13 एवं 38वें मिनट में गोल कर पूरे मैच में 3 गोल किए। झारखंड में फिर से 500 के पार पहुंचे कोरोना के एक्टिव केस, डरा रहे रांची के आंकड़े। अगर कोरोना को लेकर राष्ट्रीय डेटा से झारखंड के आंकड़ों की तुलना करें तो कोरोना कमान में दिखता है कि लेकिन चिकित्सा समुदाय से जुड़े लोग कोरोना संक्रमण की रफ्तार से तेजी की खबर से चिंतित हो जाते हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार राष्ट्रीय औसत 0.12% से काफी कम यानी 0.04% है और यहाँ 7 डे डबलिंग रेट 1902.41 दिन है। राष्ट्रीय औसत 555.96 दिन का ही है। रिकवरी रेट भी झारखंड का 98.67% है, जबकि 96.9% रिकवरी रेट देश का है। झारखंड के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। झारखंड में मौसम के बदले मिजाज के बीच शुक्रवार को कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बहुत हल्के फुल्के दर्जे की बारिश हुई। शनिवार को कई क्षेत्रों में बूंदाबूंदी भी हुई। इस दौरान कई इलाके में तेज हवा का बहाव हुआ, जिससे आम और लीची के पेड़ लगे मंजर और टिकोरे को नुकसान पहुंचा है। राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा बोकारो के चास में 15.2 मिलीमीटर दर्ज की गई। वहीं जमशेदपुर में सबसे तेज गति से 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा का बहाव हुआ। अंधर से इलाके में कई पेड़ की डालियां टूट गई। खासकर आम और लीची को काफी नुकसान हुआ।
पारा टीचर पर हेमंत सरकार हुआ गरम। धरना प्रदर्शन के लिए स्कूलों से गायब हुए तो जाएगी नौकरी। पारा शिक्षकों के आंदोलन पर हेमंत सोरेन की सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने स्कूल छोड़कर धरना प्रदर्शन के लिए गायब रहने वाले शिक्षकों के लिए नो वर्क नो पे फार्मूला लागू कर दिया है। साथ ही कहा है कि ऐसे पारा शिक्षकों पर अनुशासनिक कार्रवाई भी होगी। दरअसल पारा शिक्षकों ने 15 से 16 मार्च तक विधानसभा घेराव की घोषणा की है। इसके बाद ही राज्य परियोजना निदेशक ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। पोषण वाटिका के जरिए कुपोषण से लड़ाई महिलाओं की आय का साधन भी बनी। कुपोषण की समाप्ति के साथ साथ रोजगार के साधन सृजित करने की दोहरी मंशा के साथ शुरू की गई दीदी बाड़ी योजना के सकारात्मक परिणाम अब राज्य में दिखने लगे हैं। इसके साथ निर्मित की जा रही पोषण वाटिका गरीब परिवारों के लिए न सिर्फ पौष्टिक आहार सुनिश्चित कर रही है, बल्कि मनरेगा के तहत बड़े पैमाने पर रोजगार भी दे रही है। कुपोषण के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 5 लाख आंगनबाड़ी उद्यान स्थापित कर रही है। उन्हें पोषण वाटिका का नाम दिया गया है। योजना का अनुमानित बजट 250 करोड़ रुपए है। परियोजना के तहत राज्य से एनीमिया और कुपोषण के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। झारखंड में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का बुरा हाल। बैंक की देनदारी से भाग रहे हैं लाभुक। झारखंड में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में एनपीए लाभुकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि झारखंड में एनपीए का औसतन आंकड़ा 38% तक पहुंच गया है। पंजाब नेशनल बैंक की सूची में सबसे ऊपर 80% के पास पहुंच गया है। राज्य के बड़े शहर भी इस फहरिस्त में सबसे ऊपर है और बढ़ते एनपीए के आंकड़ों ने इस योजना की सफलता पर सवाल खड़ा कर दिया है। अब सवाल ये उठने लगे हैं कि आखिर ऐसे में कैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का सपना साकार होगा। अब जाने खबर देश विदेश से। मुस्लिम लीग ने 25 साल में पहली बार केरल चुनाव में महिला को बनाया उम्मीदवार। केरल में 6 अप्रैल को होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीते 25 साल में पहली बार कांग्रेस नीति यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की प्रमुख सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने एक महिला को अपना उम्मीदवार बनाया है। गौरतलब है कि नूर बिना रशीद कोझिकोड दक्षिण सीट से चुनाव लड़ेगी, जहां कमरुनिसा अनवर 1996 में सीपीआई से हार गई थी। 2 फीट के व्यक्ति ने यूपी पुलिस से मांगी दुल्हन ढूंढने की मदद। अफसर ने दी प्रतिक्रिया। 5 साल से शादी करने की कोशिश कर रहा है। शामली के 2 फुट कद वाले 26 वर्षीय अजीम ने दुल्हन ढूंढने में पुलिस की मदद मांगी है। वह इससे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी खत भेज चुका है। SHO सतपाल सिंह ने कहा है, हमें नहीं पता कि क्या करना है, लेकिन देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। आशीष विद्यार्थी कोविड-19 संक्रमित मिले हैं, कहा अस्पताल में शिफ्ट हो रहा हूं। अभिनेता आशीष विद्यार्थी ने शुक्रवार को ट्वीट पर बताया कि वो कोविड-19 संक्रमित है। 58 वर्षीय अभिनेता ने एक वीडियो शेयर कर बताया है कि वह दिल्ली के एक अस्पताल में शिफ्ट हो रहे हैं। कैप्शन में उन्होंने कहा है कि यह एक ऐसी सकारात्मक है जो नहीं चाहता था। जो भी मेरे संपर्क में आया वो कृपया अपनी जाँच करा लें। राजस्थान में ट्रक व मिनी बस की टक्कर में 5 लोगों की हुई मौत। सीएम अशोक गहलोत ने जताया है शोक। जोधपुर में शनिवार को सुबह ट्रक व मिनी बस की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक व्यक्त करते हुए बताया कि हादसा बाप क्षेत्र में NH 11 पर हुआ। उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। ईश्वर उन्हें इस हद कठिन समय में सबल दें, दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। जम्मू कश्मीर की नौरवाल मंडी में ट्रक ने दर्जनों भर वाहनों को मारी टक्कर। 2 लोगों की हो गई है मौत। जम्मू कश्मीर की नौरवाल मंडी में शनिवार सुबह एक ट्रक ने करीब 1 दर्जन वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हैं। पुलिस ने बताया कि ट्रक पर राजस्थान का पंजीकरण नंबर था और संभवतः ब्रेक फेल होने के कारण चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया था। सर्वसम्मति में नहीं कुचलने में विश्वास रखती है बीजेपी। टीएमसी में शामिल होने पर यशवंत सिन्हा बोले। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने टीएमसी में शामिल होने को लेकर कहा, अटल जी के समय बीजेपी सर्वसम्मति में विश्वास रखती थी, आज कुचलने और जीतने में विश्वास रखती है। उन्होंने आगे कहा, नंदीग्राम में ममता पर हमला टीएमसी में शामिल होने और उन्हें समर्थन देने का फैसला करने वाला क्षण था।
टीएमसी में शामिल हुए पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले शनिवार को टीएमसी में शामिल हो गए। 2018 में बीजेपी छोड़ चुके सिन्हा ने इस मौके पर कहा, देश आज अभूतपूर्व हालत का सामना कर रहा है। लोकतंत्र की ताकत इसकी संस्थाओं में होती है। नगर पालिकाएं समेत सभी संस्थाएं अब कमजोर हो गई हैं। दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस की बोगी में उत्तराखंड में लगी आग, सभी यात्री बचाए गए। उत्तराखंड के डीपीजी अशोक कुमार ने बताया कि कांगशोर के पास दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस की बोगी में शनिवार को शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। कुमार ने बताया कि सभी यात्रियों को बोगी से सुरक्षित निकाल लिया गया है, किसी को कोई चोट नहीं पहुंची है। डीजीपी ने बताया कि आग पर काबू भी पा लिया गया है। ममता बनर्जी पर हुई कथित हमले पर पश्चिम बंगाल सरकार की रिपोर्ट अधूरी, चुनाव आयोग का कहना है। भारत निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने नंदीग्राम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुई कथित हमले राज्य सरकार की रिपोर्ट का अधूरा बताया है और कहा इसमें हादसा कैसा हुआ इसकी जानकारी नहीं है। बतौर अधिकारी मुख्य सचिव को शनिवार तक हादसे के पीछे कौन हो सकता है जैसे जानकारी देने को कहा गया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा 28 जून से होगी शुरू, रक्षाबंधन तक रहेगी जारी। जम्मू कश्मीर में इस साल की वार्षिक अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू होगी और 22 अगस्त को रक्षाबंधन तक रहेगी। जम्मू में शनिवार को उपराज्यपाल मनोज सिंह की अध्यक्षता में हुई अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक यह फैसला लिया गया कि गौरतलब है कि 2020 में कोरोना वायरस महामारी के चलते वार्षिक अमरनाथ यात्रा को रद्द किया गया था। ममता बंधकों की रिहाई के बदले खुद को आतंकियों को सौंपने को तैयार थी। कंधार कांड पर यशवंत सिन्हा बोले। टीएमसी में शामिल हुए पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने कंधार किसान हाजक कांड को लेकर कहा है, ममता जी शुरू से ही फाइटर रही हैं। उन्होंने कहा कि ममता जी कैबिनेट में चर्चा के दौरान ऑफर किया था कि वह स्वयं बंधक बनकर वहां जाएंगी। सतर्क होनी चाहिए कि बाकी बंधकों के आतंकवादी छोड़ दें। एक परिवार के 5 लोगों ने बिहार में कथित तौर पर की खुदकुशी। सुपौल पुलिस ने शनिवार को बताया कि आर्थिक तंगी का सामना कर रहे एक परिवार के 5 सदस्यों ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एसपी मनोज कुमार ने बताया कि घर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी थी। पड़ोसियों के अनुसार परिवार को आखिरी बार 6 मार्च को देखा गया था। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, बंशीधर भगत समेत 11 मंत्रियों ने ली शपथ। उत्तराखंड में शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसमें 11 मंत्रियों ने शपथ ली। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से हटाए गए बंशीधर भगत को भी मंत्री बनाया गया है। भारत को 2021 के अपने पहले T20 मैच में मिली हार, लगातार चौथा T20 जीता इंग्लैंड। अहमदाबाद में शुक्रवार को पहले T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को हराया, जो 2021 का भारत का पहला T20 है। यह T20 क्रिकेट में इंग्लैंड की लगातार चौथी जीत है और भारत अब लगातार 2 T20 मैच हार चुका है। वहीं भारत के खिलाफ T20 क्रिकेट के आमने सामने के रिकॉर्ड में इंग्लैंड 8-7 से आगे निकल गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।